नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। आप सभी विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा एवं बीपीएससी फेज 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों का मैं रंजन सर अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परीक्षा की तैयारी के लिए आप एकदम सही जगह पे पहुंच चुके हैं। ज़्यादा तामझाम दिखावा नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट तैयारी करेंगे सिलेबस के अनुसार और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि उसे कैसे याद रखना है ये भी सीखेंगे। ट्रिक से इस तरीके से याद करेंगे कि वो हमेशा के लिए याद होगा। चूंकि परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी सिलेबस स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या क्या उसमें पढ़ाई करनी है। हमारे पास एनसीईआरटी बुक बेस्ड एवं बिहार बोर्ड बुक बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन उपलब्ध है। जैसे ही सिलेबस आ जाता है वहां से छांट लिया जाएगा और आप सभी के लिए 1 से 2 दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा मटेरियल। अभी फिलहाल कुछ बेसिक जो जानकारी है, बेसिक प्रश्न बनते हैं, चाहे सिलेबस कुछ भी रहे, ये प्रश्न तो बनते ही हैं। उसके संदर्भ में कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं ताकि सभी हमारे साथी जागृत रहें और कुछ न कुछ पढ़ते रहें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? अर्थात भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, ये बताना है आपको इन ऑप्शंस में से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। और यहां पे आप ऑप्शन ए में रेड क्लिफ रेखा देख रहे हैं। ये रेड क्लिफ क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। याद कैसे रहेगा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ है, रेड है, समझ लीजिए। हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है, हमेशा सीज फायर का उल्लंघन होते रहता है। तो इस तरीके से आप याद रखें और कंफ्यूजन नहीं होगा। रेड क्लिफ जब आए तो आप समझिए वो भारत पाकिस्तान। और मैकमोहन ये भारत और चीन के बीच की रेखा है और अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा, जो कि आप ऑप्शन सी में देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक प्रश्न में आपके 3 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य हैं, ये ध्यान में रखें। कौन कौन अस्थायी सदस्य है? तो अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चाइना है। ये सभी अस्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन भी होता है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, 10 अस्थायी सदस्य हैं। अब इनका निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्षों के लिए होता है। चलिए यहां पे आगे हम लोग देखते हैं। सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश है। क्वेश्चन 3 में आपको बताना है सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग कौन सा देश किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसिया। रूस ने सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूस। भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? दोस्तों, नाटो से प्रश्न इसलिए क्योंकि अभी विश्व के मानचित्र पे कई देश आपस में लड़ रहे हैं।
तो नाटो से प्रश्न तो बनता है, इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न को लाया गया है। तो वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 31 है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या 31 है। जब नाटो का स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को, तब इसमें सिर्फ 12 ही सदस्य देश थे। इसका 31वां सदस्य है फिनलैंड। ठीक है, इतना आप जानकारी जरूर रखें। नाटो का पूरा फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है नाटो के बारे में। ये सब जानकारी आप हो सके तो कहीं पे नोट कर लीजिए, या पीडीएफ मंगा करके आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा भटकाया नहीं जाता है, बल्कि पूर्णतः सिलेबस के अनुसार सटीक तैयारी कराई जाती है। सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, बल्कि ट्रिक से हमेशा के लिए याद भी करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना है यहाँ पे 5वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आप विशिष्ट शिक्षक परीक्षा तैयारी के लिए 699 में पूरा कोर्स ले सकते हैं इसका, जिसमें आपको सिलेबस के अनुसार संपूर्ण मटेरियल व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके साथ आपको प्रतिदिन के लाइव क्लास में भी जोड़ दिया जाएगा, और विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आपको उस ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहां लगातार आपको प्रतिदिन मटेरियल टेस्ट के माध्यम से तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर कराया जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे इस नंबर पे 7091443130 699 का पेमेंट करें, फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे के माध्यम से, यूपीआई के द्वारा, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप सेंड कर दे आप व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपका नंबर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और तुरंत आपको पूरा मटेरियल सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर को नोट कर ले, 7091443130। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठा प्रश्न। हाँ, एक बात और कि फ़ोन नहीं करें इस नंबर पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ जाता है तो हम बात नहीं कर पाते हैं, उठा नहीं पाते हैं। आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, जो भी आपको इंक्वायरी लेनी है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, और आपको जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, कृपया मेरी विनती है आप सभी से, फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। चलिए अब हम लोग 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हैं? यहाँ पे कुछ भारतीयों के नाम दिए गए हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। ये चारों नोबेल प्राइज़ प्राप्त करता है भारतीय। अब आपको यहाँ बताना है सबसे पहले किनको मिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला है, जबकि अमर्त्य सेन को 1998 में। ये आपको ईस्वी सन याद नहीं करना है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। मदर टेरेसा को 1979 में मिला है, और सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो सबसे पहले किसको मिला था ये याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 7वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? काफी आसान प्रश्न है दोस्तों। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट के द्वारा हमें जितने भी मौलिक अधिकार हैं वे एक एक मौलिक अधिकार लिखकर
मुझे बताएं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन बी 6। मौलिक अधिकारों की संख्या कौन सी कितनी है? 6 है। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो हर भारत के नागरिक को प्राप्त हैं। इसके साथ साथ कई बार मौलिक कर्तव्य भी पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान में रखें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मात्र 699 रुपये में संपूर्ण कोर्स लाइव क्लास के साथ प्राप्त करें। सिलेबस के अनुसार संपूर्ण PDF मटेरियल के लिए मैसेज करें 7091443130 पे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? अब आपको बताना है 8वें प्रश्न में ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 वर्ष के अंतराल पे ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। 1 MB किसके बराबर होता है? 1 MB में कितने KB होते हैं ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए जरा कमेंट के माध्यम से हमें बताइए क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1024 KB। अब 1 MB बराबर भी 1024 KB होगा, 1 GB बराबर 1024 MB होगा और 1 TB टेराबाइट भी 1024 GB होगा। ये याद रखें, ये 1024 जो है काफ़ी यूनिक नंबर है। हर छोटा वाला जो स्टोरेज है वो 1024 में मिलेगा, मतलब 1024 वो होगा तो एक बड़ा स्टोरेज बनता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखें। 10वां प्रश्न देखिए। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब प्रतिदिन आपको शाम में 8:15 पे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, नोटिफिकेशन ऑल कर लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा लाइव क्लास शुरू होने के आधे घंटे पहले और आप जुड़ सकते हैं उसमें। हमें कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव और फीडबैक भी दे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।